हेलो फ्रेंड। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज यहाँ पे जीके का सेट नंबर मैं 11 कराने वाला हूँ, जहाँ पूरे आपको ठीक है, जहाँ पूरे आपको 100 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण वही सवाल हैं जो कि आपके कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए आज का यहाँ पे है जो वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो लोग नए हैं वो क्या करेंगे, टेलीग्राम यहाँ पे देख रहे हैं लिंक, इस पर आप लोग क्या कीजिए, इससे आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको नया वीडियो अपडेट आपके पीडीएफ के मिलते रहेंगे। जिनको ये 11,000 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है जीके जीएस स्टैटिक जीके की पीडीएफ की प्राइस है मात्र 200 रुपये। ठीक है, मात्र 200 रुपये प्राइस है। और कैसे इसको ख़रीदना है, आप सिंपल है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, 200 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप इस नंबर पे कर दीजिएगा। आपको विद इन सेकेंड आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, जिनको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए वो 70 रुपये पे करके जनवरी 2023 की जो भी करंट अफेयर्स है वो आप ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पे आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल देखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आंसर इसका होगा यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आंसर बिल्कुल बिल्कुल आसान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये स्टार्ट होती है 1951 से लेकर 1956 के बीच में ये योजना रहती है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाए ये पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, आंसर हो जाएगा रसिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कि पंचवर्षीय योजना जो इसकी अवधारणा है कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था, ध्यान रखना आपको। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि पहली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ था, आंसर हो जाएगा 2.1% प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत को आत्मनिर्भर, ठीक है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रचलित करने का प्राथमिक जो लक्ष्य था वो किस पंचवर्षीय योजना का था, तो आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि योजना आयोग की स्थापना होता कब है, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। ये पंचवर्षीय योजना है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1956 के बीच की है। और इसमें जो आपका अनावृष्टि और 2 युद्ध में कौन से युद्ध शामिल है, आपके 1962 का भारत चीन युद्ध था और 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध इसमें शामिल है। पहला हो गया आपका, पहला जो पंचवर्षीय योजना था हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगर सवाल आपसे आ जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, आंसर हो जाएगा पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, 1956 से 51 के बीच का है। और सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, लेकिन इसकी प्राथमिकता क्या थी, आंसर हो जाएगा कृषि। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, लेकिन इसमें किसकी प्राथमिकता थी, उद्योग पर आधारित थी। ठीक, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी जो पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है, चौथी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू होती है 1969 से लेकर 1974 के बीच, और इंदिरा गांधी सरकार के समय ये होती है। और इसी समय एक और चीज़ होता है, वो क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आपका क्या होता है, जो श्वेत क्रांति है जिसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुआ था, ये भी आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। तो परिवार नियोजन हो गया और श्वेत क्रांति हो गई, दोनों के दोनों चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। सवाल अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, नीली क्रांति भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 1990। और अगर सवाल पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे, तो मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन में वृद्धि से है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे, तो बागवानी और शहद उत्पादन वृद्धि में है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि स्वर्ण फाइबर क्रांति, यहाँ पे देखिए स्वर्ण क्रांति, यहाँ स्वर्ण फाइबर क्रांति, दोनों में ध्यान रखिएगा, खास अंतर है। तो स्वर्ण फाइबर क्रांति अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जूट उत्पादन में वृद्धि से था। गुलाबी क्रांति में मांस, प्याज, झींगा उत्पादन में वृद्धि से था। आगे बढ़ेंगे सवाल में, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई थी 2007 से लेकर 2012 के बीच में। वही बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी, मानव संसाधन विकास, जिसमें कि आपका रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, जन स्वास्थ्य, ये तीनों के तीनों शामिल थे।
किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता था? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तो पहला हो गया आपका हेरोड डॉमर मॉडल पे आधारित था, दूसरा आपका पीवी महालनोबिस और तीसरा आपका गॉडगिल योजना। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आता है कि योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से 1969 के बीच में रहा। अनवरत योजना जिसे कहते हैं रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? 1978 से 1980। और सवाल अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए कि किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता था? आंसर हो जाएगा छठी योजना को। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और कृषि पर आधारित थी ये। ठीक है, और पहला हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक, तो पहला तो हो गया कृषि पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, और तीसरा जवाहरलाल नेहरू के समय था। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में बनती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में, जिसमें कि भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना शामिल थी। आर्थिक योजना किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता है? आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आर्थिक योजना किस, ठीक है, आर्थिक योजना किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता? आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था से। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? तो जीडीपी की गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ये इसकी गणना होती है। अगर सवाल आ जाए कि काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम तथा कच्चा तेल से है। आगे बढ़ेंगे, डेयरी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? जैसे डेयरी हो गया, आर्थिक गतिविधि हो गई। किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे मछली पकड़ना भी हो गया आपका, मधुपालन भी हो गया, खनन भी हो गया। तो मछली पकड़ना, मधुपालन, खनन, डेयरी, आर्थिक गतिविधि जितने भी हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र से हैं। CRR इसका फुल फॉर्म होता है कैश रेशियो रिजर्व, नगद आरक्षित अनुपात इसका हिंदी होता है, लेकिन इसका अगर परिभाषा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जमा का वह अंश जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, यह इसका CRR का डेफिनेशन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है, 1951 से 1956 पहली थी, और 1956 से लेकर, ठीक है, 1956 से लेकर आपके 1961, 56 से लेकर 1961 में क्या था? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। आपका जो है यहाँ पे पीवी महालनोबिस, ठीक है, पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना था 1956 से 51, पीवी महालनोबिस पर आधारित थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या था? उद्योग पर आधारित थी। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। और इनकी एक पुस्तक भी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल का ही है। पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। ये तीन बातें अल्फ्रेड मार्शल से ध्यान रखना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे, भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितनी भाषाएं छपी होती है? कुल मिलाकर ऐसे 17 भाषा होता है, लेकिन अगर पीछे पूछा जाए 15 भाषा होता है, और आगे की ओर 2 भाषा होता है। अंग्रेजी और हिंदी में 2 भाषा आगे की ओर होता है, बाकी 15 भाषा पीछे। कुल मिलाकर 17 भाषा होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा। जब निर्यात आयात से अधिक हो, जब निर्यात क्या हो? अब का निर्यात आयात से क्या हो? अधिक हो, है ना। आयात से अधिक हो तो क्या होता है? व्यापार अधिशेष होता है। लेकिन इसका ठीक अपोजिट अगर हो जाए तो क्या होगा? व्यापार घाटा। जब आयात क्या होगा? निर्यात से अधिक हो, आयात ही क्या हो? ज़्यादा हो, और निर्यात कम हो तो व्यापार घाटा होता है, याद रखिएगा इसमें। व्यापार संतुलन किसको कहते हैं? निर्यात का कुल मूल्य माइनस आयात का कुल मूल्य को कहते हैं व्यापार संतुलन। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में, ठीक है, कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा। फिर आगे बढ़ते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ हो गए। अब आइए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं? तो प्राथमिक जो सेक्टर है उसमें आते हैं कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, वानिकी हो गई, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। भाई द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? लोहा इस्पात उद्योग हो गया आपका, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण आपका हो गया, विद्युत हो गया, गैस हो गया, विनिर्माण हो गया। इन सभी ये सभी किस में आते हैं? आपके सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा, पर्यटन, संचार, परिवहन, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और चतुर्थ क्षेत्र में कौन आते हैं? शिक्षा संबंधी अनुसंधान, रिसर्च, ठीक है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। लेकिन अगर पूछा जाए किसी देश की आर्थिक वृद्धि का
आर्थिक वृद्धि से पूछा जाए, आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड क्या है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। आर्थिक वृद्धि में जीडीपी होगा और समृद्धि में आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगा। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सर्वोदय योजना किसने प्रकाशित किया था? जयप्रकाश नारायण ने 1950 में। वही बात करते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वेश्वरैया थे। योजना आयोग का गठन कब होता है? 15 मार्च 1950 को होता है और इसको समाप्त कब कर दिया जाता है? 15 अगस्त 2014 को। और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष थे गुलजारी नंदा। और इसी के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर क्या आता है? नीति आयोग आता है। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। लेकिन आपसे पूछा जाए इसको तैयार कौन करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है किस आधार पर? तो न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन था? ओशबन स्मिथ था। और अगर पूछा जाए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के समय क्या होता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है और इसकी स्थापना होती है आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को होता है। ठीक। मुद्रा आपूर्ति से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है मुद्रा की कुल मात्रा से। ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति का मांग किस रूप में मापी जाती है? तो यहाँ पे मापी जाती है M1, M2, M3, M4 के रूप में, जिसे आरबीआई के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। एक होता है MOB होता है, जिसको कहते हैं आरक्षित मुद्रा कहते हैं। ये क्या होता है? संचालन में मुद्रा प्लस आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि प्लस आरबीआई के पास अन्य राशि। तो MO क्या हो गया? आपका आरक्षित मुद्रा हो गया। M1 जो हो गया और ये, ठीक है, संकुचित हो गया। M1, M2 जो हो गया ये संकुचित मुद्रा हो गया। M1 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। M1 इसमें क्या, M2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। M1 जो हो गया संकरण मुद्रा, जिसको ये सबसे तरल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। M1 क्या होता है? सबसे अधिक तरल होता है M4 से ज़्यादा, है ना। M4 से ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा अधिक तरल होता है। इसमें क्या होता है? जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास जमा और आरबीआई के पास अनजमा राशि कुल मिलाकर होगा M1 में आते हैं। M2 में क्या है? ये भी क्या है? संकुचित मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा कहते हैं इसको। इसमें M1, ठीक है, ये M1 प्लस जितने भी M1 में जो शामिल है प्लस डाकघर में बचत राशियाँ को कहते हैं M2। और M3 में क्या आता है? ये आपका M3 जो है व्यापक मुद्रा कहलाता है। इसमें M1 जितने भी हैं, M1 में जितने भी शामिल हैं और बैंकिंग प्रणाली के पास म्यादी जितनी भी राशियाँ वो सारे के सारे M3 में। तो M1 में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे M2 में M1 वाला भी है, M3 में M1 वाला भी है और M4 में सबसे कम तरल होता है। और M3 में जितने भी हैं और प्लस डाकघरों के पास सभी जमा राशि हो गए। M1 M2 क्या कहलाता है? संकुचित मुद्रा कहलाता है। और M3 M4 क्या कहलाता है? व्यापक मुद्रा कहलाता है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है को परिभाषित किसने किया था? रॉबिन्सन ने परिभाषित किया था। नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबिन्सन थे। तो रॉबिन्सन से 2 बातें, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है को परिभाषित किया था। नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के पुस्तक के लेखक कौन है? आपके रॉबिन्सन थे। प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के आपके प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका तैयार करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब होता है? 1951 में। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? PV महालनोबिस ने 1931 में। मुख्यालय इसका है कोलकाता में। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है, दूसरा मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारत में अवमूल्यन कब कब हुआ? 1949 में हुआ, 1966 में हुआ, 1991 में। 1991 में 2 बार हुआ, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। ठीक। सकल घरेलू, ठीक है, ग्रॉस से अगर सकल से निवल प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाता है? सकल से निवल प्राप्त करने के लिए आपको मूल्यह्रास या कहा जाता, इसको घटाया जाता है। प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास घटाया जाता है, जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं या घिसावट भी कहते हैं। मूल्यह्रास इक्वल टू क्या होता है? GDP माइनस NNP। ठीक। डोमेस्टिक से राष्ट्रीय अगर नेशनल, ठीक है, डोमेस्टिक से अगर नेशनल निकालना हो तो क्या करा जाता है? इसमें विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है। अगर पूछा जाए बिटकॉइन
के खोजकर्ता कौन थे? सातोशी नाकामोटा थे। आयकर जो है सबसे पहले किसने लगाया था? इनकम टैक्स जो सबसे पहले लगाया था जेम्स विल्सन ने लगाया था। आगे पढ़ते हैं सवाल पे। आगे सवाल क्या है आपका? नैनो तकनीक शब्द को किसने दिया था? नोरिया तानाकुची ने। नैनो तकनीक के पिता किसे कहा जाता है? रिचर्ड फिनमैन को। आगे है सवाल कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज, आलू के कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है इसका नियंत्रण रखना क्या है? ऑपरेशन ग्रीन। चलिए समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है। वही बात करते हैं नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। तेंदुलकर समिति हो गया आपका, रंगराजन समिति हो गया, दांडेकर समिति हो गया, रस समिति, इन सभी का संबंध है आपके गरीबी से। मेक इन इंडिया पहल का संबंध किस सेक्टर से? द्वितीय क्षेत्र से है। अभी मैंने बताया था निर्माण और विनिर्माण इस क्षेत्र में आते हैं। फेडा का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974 में आता है। इसके जगह पे फिर क्या आया? फेडा को क्या कर दिया गया? फेमा बनाया गया। फॉरेन एक्सचेंज जहाँ रेगुलेटिंग था मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया 1999 में आया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू होता है? 1997-98 में ये लागू होता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सागरमाला परियोजना कब आया? तो 2015 में। उद्देश्य क्या था? नए बंदरगाहों का निर्माण करना और दूसरा पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे 100 सवाल थे जो कि आपके इकोनॉमिक्स बेस्ड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सवाल थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ जिनको PDF चाहिए 200 रुपये पे करिएगा। 11,000 क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन है। जीके है आपका, GS इसमें है, स्टैटिक जीके है। ठीक है, स्टैटिक जीके है, साइंस है, आपके सारे के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, तो पे करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।